सीरिया और इराक में लाखों लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र की सबसे लंबी नदी फरात नदी सूख रही है। जब फरात नदी सूखनी शुरू हुई तो किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जो सामने आएगा वह प्राचीन इतिहास को फिर से लिख देगा। केवल खंडहर ही नहीं बल्कि एक दबा हुआ मंदिर भी मिला जिस पर ऐसे प्रतीक बने थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। ऐसे कमरे जो ब्रह्मांडीय आवृत्तियों से जुड़े थे और ऐसे अनुष्ठान जो रक्त से लथपथ थे। वैज्ञानिकों को पत्थर पर खुदी हुई चेतावनी मिली, नीचे पहरा दे रहे व्यक्ति को परेशान न करें, लेकिन उन्होंने खुदाई जारी रखी। इसके बाद जो कुछ उन्होंने खोजा उससे पुरातत्व, धर्म और भौतिकी जगत में हलचल मच गई। और सबसे बुरी बात यह है कि यह अकेला मामला नहीं हो सकता, वह सूखा जिसने इस भूले हुए मंदिर को उजागर किया। जब फरात नदी सूखने लगी तो ज्यादातर लोगों को लगा कि सबसे बड़ी चिंता कृषि या पानी की कमी होगी, लेकिन कीचड़ से जो निकला वह सिर्फ प्राचीन मिट्टी के बर्तन या पत्थर की सड़कें नहीं थीं। यह एक विशाल भूमिगत मंदिर संरचना थी जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं था। सैटेलाइट स्कैन में सबसे पहले कुछ असामान्य दिखा। घटते पानी के नीचे एक विचित्र रूप से सममित आकृति। जब स्थानीय पुरातत्वविद 2022 की शुरुआत में वहां पहुंचे तो उन्होंने जो पाया उससे अकादमिक जगत स्तब्ध रह गया। संरचना के कुछ हिस्से सीधे चट्टान में तराशे गए थे और उन पर उत्कीर्ण पत्थर के ब्लॉक लगे थे जो इस क्षेत्र में पहले पाए गए किसी भी ब्लॉक से पुराने थे, जिनमें से कुछ कम से कम 2800 ईसा पूर्व के थे। यह महज एक और मेसोपोटामियाई खंडहर नहीं था। दीवारों पर ऐसे जीवों की नक्काशी की गई थी जिनका आमतौर पर सुमेरियन पौराणिक कथाओं से कोई संबंध नहीं होता। लंबी भुजाओं वाली आकृतियां, दोहरी पुतलियां और सांपों से बने मुकुट। जर्मन नेतृत्व वाली उत्खनन टीम के लीक हुए फील्ड नोट्स के अनुसार कई बेस रिलीफ अनुन्नाकी से मिलते जुलते थे, लेकिन विकृत रूप में। भव्य देवता नहीं बल्कि विकृत मानवाकार प्राणी जिनकी पसलियां दिखाई दे रही थीं और नुकीले दांतों वाले मुंह थे। और यहीं से मामला और भी भयावह हो जाता है। पास के एक गांव की एक स्थानीय लोक कथा में चेतावनी दी गई थी कि जब नदी का पानी कम होगा तो दफन किए गए व्यक्ति की आंख फिर से खुल जाएगी। अधिकांश स्थानीय लोग इस स्थान से पूरी तरह दूर रहते थे, इसे शापित मानते थे। कुछ लोगों का तो यह भी दावा था कि पास के तालाबों से पानी पीने के बाद उनके पशु बीमार पड़ गए। भूवैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि सूखे के कारण यूफ्रेट्स नदी का प्रवाह पिछले 50 वर्षों में सबसे कम हो गया था, जिससे न केवल यह मंदिर बल्कि उसी क्षेत्र में कई अन्य विचित्र गड्ढे भी दिखाई दिए जो एक जटिल नेटवर्क का संकेत देते हैं। इससे कई भयानक सिद्धांत सामने आए। क्या इस मंदिर को जानबूझकर किसी गुप्त चीज को अंदर बंद रखने के लिए दफनाया गया था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि इसका संबंध प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित भविष्यवाणी से हो सकता है, जिसमें यूफ्रेट्स नदी के नीचे बंधे 4 स्वर्गदूतों का जिक्र है जो अंत समय में मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस रहस्य को और गहराते हुए इंफ्रारेड स्कैन से पता चला कि सतह का तापमान अत्यधिक गर्म होने के बावजूद संरचना के अंदरूनी हिस्सों में बेहद ठंडे स्थान मौजूद हैं। सिद्धांत यह है कि संभवतः हजारों वर्षों से अछूते जमीन के नीचे गहरे सीलबंद कक्ष मौजूद हों। खुदाई में मिला कक्ष और उसकी रहस्यमयी बनावट। जब खुदाई करने वाली टीमें मंदिर के भीतरी गर्भगृह तक पहुंची तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वहां उन्हें एक ऐसा कमरा मिलेगा जो उस क्षेत्र में न पाए जाने वाले काले बेसाल्ट पत्थर से तराशा गया होगा। कक्ष की दीवारें असामान्य रूप से चिकनी थीं,
जो प्रकाश को विचित्र तरीकों से परावर्तित कर रही थीं, लगभग ऑब्सीडियन की तरह, लेकिन उससे भी अधिक ठंडी। केंद्र में एक वेदी जैसी संरचना थी, जिसके दोनों ओर धातु की जड़ाई वाले 2 सीधे खंभे थे जो चुंबकों के प्रति प्रतिक्रिया करते थे। हालांकि वे पत्थर के प्रतीत होते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को केवल सामग्री ही चिंतित नहीं कर रही थी। यह डिजाइन की वजह से था। कमरे के अनुपात संयोगवश नहीं थे। गणितीय विश्लेषण से पता चला कि आयाम खगोलीय घटनाओं, पृथ्वी के अक्षीय परिक्रमण चक्र के साथ सटीक रूप से मेल खाते हैं, जो लगभग 26,000 वर्षों तक चलता है। कक्ष के एक कोने में फर्श पर एक उथली नाली बनाई गई थी, जो तरल पदार्थ को नाली की ओर निर्देशित करती थी। अवशेष विश्लेषण से उच्च लौह सामग्री का पता चला, जो रक्त के अनुरूप थी, लेकिन यह महज बलिदान नहीं था। यह अनुष्ठानिक और व्यवस्थित प्रतीत होता था, किसी समारोह की बजाय एक तंत्र की तरह। पुरातत्वविद डॉ. लीला हसनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस कमरे में माल्टा के हाइपोजियम या मिस्र के ओसिरियन जैसे अन्य प्राचीन महापाषाण स्थलों में पाए जाने वाले अनुनाद कक्षों के समान गुण थे। आवृत्ति परीक्षणों का उपयोग करते हुए टीम ने पाया कि कुछ विशेष स्वर, विशेषकर 110 हर्ट्ज की श्रेणी में, कक्ष की दीवारों में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करते हैं। प्राचीन अनुष्ठानों में इस स्वर का संबंध ऐतिहासिक रूप से परिवर्तित मानसिक अवस्थाओं और समाधि जैसी दृष्टियों से जोड़ा जाता है। उत्तरी दीवार पर उत्कीर्ण चित्रों की एक श्रृंखला में घुटनों के बल बैठे हुए लोगों की एक पंक्ति को दर्शाया गया है, जो धरती में बने एक छेद से निकलते हुए एक विशाल सींगदार आकृति का सामना कर रहे हैं। उनके ऊपर एक वृत्ताकार आरेख में ग्रहण और ग्रहों के संरेखण को दर्शाया गया है, लेकिन इसमें मेसोपोटामिया के विशिष्ट 8 नुकीले प्रतीकों के बजाय 12 नुकीले तारों का उपयोग किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अज्ञात पंथ का संकेत हो सकता है, जो संभवतः सुमेरियन सभ्यता से भी पुराना है और जिसके पास इतिहास में वर्णित घटनाओं से कहीं अधिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का ज्ञान है, जो और भी आश्चर्यजनक है। वेदी के पीछे एक जेब के आकार का पत्थर का गोला मिला। जब इसे निकाला गया तो ज्ञात ऊर्जा स्रोत न होने के बावजूद इसने एक हल्का चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित किया। बगदाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अभी भी इसकी संरचना निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सिद्धांत यह बताता है कि यह एक प्रकार का जियोलोड स्टोन हो सकता है, जो विशिष्ट पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे कोई भूमिगत अलार्म सिस्टम। यह पट्टिका अभी तक समझी नहीं जा सकी है और इसमें एक चेतावनी छिपी है। चुंबकीय वेदी के पीछे एक टूटी हुई दीवार के पैनल के भीतर एक पत्थर की शिला मिली, जिसने खुदाई करने वाली टीम को तुरंत चौंका दिया। प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए जाने वाले विशिष्ट कीलाक्षर लिपि के विपरीत इस शिला पर एक मिश्रित लिपि थी, जो सुमेरियन, एलामाइट और किसी अज्ञात लिपि का मिश्रण थी। खांचे इतने सटीक थे कि उन्हें हाथ से उकेरा जाना असंभव था। कुछ अक्षर क्षैतिज रेखाओं से प्रतिच्छेदित सर्पिलों के समान थे, लगभग द्विआधारी रूप में, जबकि अन्य एक अटूट गांठ की तरह आपस में उलझे हुए सर्प जैसे वक्रों की प्रतिध्वनि करते थे। प्रारंभिक अनुवाद प्रयासों से केवल कुछ अंशों की ही पहचान हो सकी, लेकिन एक पंक्ति जो बाकी सभी से अधिक गहरी खुदी हुई थी, स्पष्ट रूप से दिखाई दी। नीचे देखने वाले को विचलित नहीं किया जाना चाहिए। यह वाक्यांश पट्टिका पर 7 बार दोहराया गया है, जिसके बाद हमेशा एक प्रतीक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। घुमावदार रेखाओं से घिरी एक ऊर्ध्वाधर आंख, जिसे अक्सर जड़ों या लताओं के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी पाताल लोक के देवता का संकेत हो सकता है, जिसका संबंध संभवतः अनुन्नाखी या पूर्व सुमेरियन राक्षसी देवताओं से है, जिनका उल्लेख केवल अस्पष्ट अक्काडियन ग्रंथों में मिलता है। भाषा विज्ञानी डॉ. आर्टुरो डेमियर, जिन्होंने पट्टिका का अध्ययन किया, ने अज्ञात प्रतीकों के कुछ हिस्सों की तुलना तुर्कमेनिस्तान के गोनुरडेपे कब्रिस्तान में पाए गए चिन्हों से की, जिसे भूली हुई मर्जियाना सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शिलालेखों में इश्करू नामक किसी चीज का उल्लेख है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद नदियों के नीचे सोने वाला के रूप में किया जा सकता है। इस नाम का मेसोपोटामिया की प्रचलित लोक कथाओं में कोई उल्लेख नहीं है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पट्टिका के दूसरी ओर फरात नदी का एक नक्काशीदार चित्र बना हुआ है, जिसमें नदी 4 रास्तों में बंटी हुई है और बीच में एक गोलाकार गड्ढा है, जो नदी के नीचे के किसी स्थान का संकेत देता है। प्रत्येक मार्ग एक भेंट के प्रतीक रक्त, अग्नि, वायु और छाया में समाप्त होता है। यह एक अनुष्ठानिक मानचित्र प्रतीत होता है। खुदाई स्थल पर काम कर रहे श्रमिकों के बीच अफवाहें फैलने लगीं। खबरों के मुताबिक टीम के 2 सदस्यों ने टैबलेट को छूने के बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया और उन्हें भयानक बुरे सपने आने लगे, जिनमें ऐसी आवाजें फुसफुसा रही थीं जो उनकी समझ से परे थीं। एक अन्य सदस्य कथित तौर पर 12 घंटे तक लापता रहा और बाद में नदी किनारे बेहोशी की हालत में बैठा मिला, जो बार बार जाग रहा हूं बुदबुदा रहा था। इराकी अधिकारियों ने तब से घटना स्थल के चारों ओर सैन्य सुरक्षा तैनात कर दी है, लेकिन कलाकृति को तुरंत जर्मनी में स्थित एक अज्ञात प्रयोगशाला में भेज दिया गया। आधिकारिक तौर पर अनुवाद के बारे में कोई और टिप्पणी नहीं की गई है। उस अनुष्ठानिक भित्तिचित्र ने वैज्ञानिक टीम को झकझोर दिया। जब जांच दल को लगा कि वे रहस्य की तह तक पहुंच गए हैं, तभी उन्हें पट्टिका कक्ष के पीछे एक संकरा गलियारा मिला, जो आंशिक रूप से मलबे से ढका हुआ था। रास्ता साफ होने के बाद गलियारा एक छोटे गोलाकार कमरे में ले गया, जो 3 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं था, जिसकी गुंबदनुमा छत प्राचीन जलने के निशानों से काली पड़ गई थी। इस कक्ष को जो बात अलग बनाती थी, वह केवल इसका आकार या एकांत ही नहीं था, बल्कि इसकी दीवारों पर बनी एक निरंतर चित्रमय भित्ति चित्र थी, जिसमें इसमें एक ऐसी रस्म को दर्शाया गया था जो मेसोपोटामिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलती। पूरी भित्ति चित्र एक क्रमबद्ध संरचना बनाती थी, मानो कोई स्टोरी बोर्ड हो, लेकिन भयावह स्पष्टता के साथ। इसमें वस्त्रधारी, नकाबपोश और नंगे पैर आकृतियां एक बंधे हुए मानव आकृति के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में खड़ी दिखाई दे रही थीं। उनके ऊपर एक सर्पिलाकार आकृति छत से नीचे उतरती हुई मंडरा रही थी। एक पैनल में बलि दिए गए व्यक्ति की आत्मा को ऊपर की ओर खींचते हुए दिखाया गया था, जबकि दूसरे में उसी पीड़ित के शरीर को एक पत्थर की मूर्ति में समाहित होते हुए दर्शाया गया था। अंतिम फ्रेम में ग्रामीण उसी मूर्ति के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। ब्लैक लाइट विश्लेषण के तहत वैज्ञानिकों ने भित्ति चित्र के चारों ओर बनी बारीक खांचों में मनोविकारकारी यौगिकों के अवशेष देखे, जिनमें हानिकारक एल्कलॉइड के अंश भी शामिल थे, जो प्राचीन फारसी अग्नि अनुष्ठानों में प्रयुक्त मतिभ्रम पैदा करने वाले पदार्थ माने जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इन समारोहों में भाग लेने वाले लोग केवल बलिदान ही नहीं दे रहे थे, वे परिवर्तित अवस्थाओं में प्रवेश कर रहे थे, संभवतः किसी चीज को ग्रहण करने या उससे जुड़ने के लिए। वास्तव में फर्श पर जले हुए निशान बताते हैं कि इस कमरे का बार बार उपयोग किया गया होगा।
आग के निशान भित्ति चित्र में आकृतियों की स्थिति से मेल खाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज दृश्य नहीं थी। दीवार के प्लास्टर के भीतर गहराई में शोधकर्ताओं ने अज्ञात प्रोटीन की थोड़ी मात्रा निकाली, जो किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाती थी। एक जैव रसायनज्ञ के लीक हुए नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह नमूना न तो मानव का है, न पशु का, और न ही पर्यावरणीय। यह प्रयोगशाला में विकसित प्रतीत होता है, लेकिन इसकी संरचना ज्ञात जैव इंजीनियरिंग से भी पुरानी है। जल्द ही टीम के बीच उस भित्ति चित्र के बारे में कानाफूसी फैल गई, जिसमें एक होश में एक बंधनकारी अनुष्ठान दर्शाया गया था, जिसका उद्देश्य किसी बाहरी इकाई को किसी भौतिक वस्तु से जोड़ना था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि पहले मिली वह गोलाकार वस्तु एक पात्र थी, जिसमें संभवतः यादें या कोई जीवित शक्ति समाहित थी। कुछ वैज्ञानिकों ने तो उस कक्ष में दोबारा प्रवेश करने से ही इनकार कर दिया। बताया जाता है कि एक वरिष्ठ शोधकर्ता उसी रात घटनास्थल से भाग गया, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि भित्ति चित्र में दिखाई देने वाली सर्पिल आकृति उसके बिस्तर के ऊपर खड़ी है और कुछ ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जिन्हें वह जागते समय दोहरा नहीं सकता। यूफ्रेट्स नदी में होने वाली व्यथिकरण घटना और नीचे से आने वाला संकेत। कक्ष भित्ति चित्र के दस्तावेजीकरण के लगभग 3 सप्ताह बाद एक नए प्रकार की गड़बड़ी उभरने लगी, जो प्राचीन नहीं बल्कि आधुनिक थी। उत्खनन स्थल की व्यवस्था पर काम कर रहे इंजीनियरों ने एक विचित्र पैटर्न की सूचना दी। ड्रोन में खराबी आ गई, जीपीएस उपकरणों में गड़बड़ी हुई और लाइव सैटेलाइट रिले में स्थानीय सिग्नल में रुकावट आने लगी। पहले तो इसे बेसाल्ट में मौजूद चुंबकीय खनिजों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन फिर जमीन में घुसने वाले रडार यूनिट, जो बिल्कुल अलग प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे थे, ने गहराई की उल्टी रीडिंग देना शुरू कर दिया, यानी नकारात्मक मान दिखाने लगे, मानो नीचे से कुछ उत्सर्जित हो रहा हो और सिग्नल को वापस धकेल रहा हो। रुकावट वाला क्षेत्र मंदिर के केंद्र के चारों ओर 7 मीटर की एक सटीक त्रिज्या में फैला हुआ था, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता था। सैन्य निगरानी ने सिग्नल को मैप करने के लिए उसे ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन एन्क्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी में भी लूपिंग स्टैटिक दिखाई दिया, और उस स्टैटिक के भीतर विश्लेषकों ने एक धुंधला लेकिन दोहराया जाने वाला पैटर्न खोजा। एक सिग्नल बर्स्ट जो हर 6 मिनट में चक्रित होता था, जिसकी संरचना प्रारंभिक अंतरिक्ष संचार सिद्धांत में उपयोग किए जाने वाले अभाज्य संख्या पल्स के समान थी। तभी कानाफूसी शुरू हुई। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह उसी प्रकार की आवृत्ति संरचना थी जिसकी रिपोर्ट गोबेकली टेपे, हालसफलिनी के हिप्पोजियम और यहां तक कि अंटार्कटिका में वोस्तोक झील के नीचे भी की गई थी। ये वे स्थल थे जिनके बारे में लंबे समय से यह अफवाह थी कि वे ऊर्जा की एक भूली हुई वैश्विक भाषा से जुड़े हुए हैं। एक सिद्धांत सामने आया। यूफ्रेट्स नदी के नीचे दबा हुआ मंदिर अलग थलग नहीं था। यह एक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिसके प्रत्येक नोड को प्राचीन काल में अनुनाद सक्रियण को रोकने के लिए सील कर दिया गया था। रहस्य को और बढ़ाते हुए दूर से काम कर रहे एक टीम सदस्य ने निषिद्ध पट्टिका पर अंकित चिन्हों की तुलना 1940 के दशक में बर्लिन में सूचीबद्ध एक खोए हुए बेबीलोनियन खगोलीय स्क्रॉल के टुकड़ों से की। उन्हें प्रतीकों का एक ऐसा क्रम मिला जो चंद्र घड़ी की तरह व्यवस्थित था और समय के साथ लुप्त हो चुकी एक तिथि से उल्टी गिनती कर रहा था। उस पांडुलिपि की अंतिम पंक्ति के अनुसार, जिसका अनुवाद एक सुमेर विज्ञानी ने दबी आवाज में किया था, जब नदी फिर से बोलेगी तो तारे एक सीध में आ जाएंगे और दफन लोग उठ खड़े होंगे। आज यह क्षेत्र
पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में हल्की भिनभिनाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, जानवर पास आने से कतराते हैं, और एक चरवाहे ने तो यहां तक दावा किया कि स्थल की सीमा के पास जमीन उसके पैरों के नीचे सांस ले रही थी। खुदाई रोक दी गई है। आधिकारिक कारण सुरक्षा। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां जो कुछ भी दबा हुआ है वह अब निष्क्रिय नहीं है। यह निषिद्ध पांडुलिपि मंदिर के डिजाइन से मेल खाती है। शोधकर्ता खुदाई में मिली पट्टिका पर मौजूद अजीब विद्युत चुंबकीय विसंगतियों और प्रतीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस्तांबुल के एक स्वतंत्र विद्वान डॉ. रजा खालदुन ने दावा किया है कि उन्होंने दशकों पहले कुछ ऐसा ही देखा था, किसी पुरातात्विक खुदाई में नहीं, बल्कि वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में। उनकी दबाई गई रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई अरामाइक भाषा में लिखी गई एक अत्यंत प्रतिबंधित पांडुलिपि में नदियों की जननी कहे जाने वाले वेदी के नीचे निर्मित एक भूमिगत वेदी के अस्तित्व का भयावह विवरण दिया गया था। कोडेक्स इनविक्टस 13वें के रूप में सूचीबद्ध यह पांडुलिपि कथित तौर पर चर्च के सिद्धांतों के साथ इसकी धार्मिक असंगतता के कारण कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन डॉ. खालदुन ने हाथ से नकल किए गए कुछ अंशों को सुरक्षित रखा। इनमें एक ऐसा आरेख शामिल था जो फरात नदी के नीचे पाए जाने वाले सर्पिल वेदी और गोलाकार रक्त खांचों से लगभग हूबहू मेल खाता था। इससे भी अधिक चिंताजनक वह अंश था जिसमें टूटे हुए द्वार को बंद करने के लिए किए गए अनुष्ठानों का वर्णन था, जिनमें 4 तत्व, 12 बलिदान और बेबीलोनियन खगोल विज्ञान में लुप्त हो चुके तारों के नामों का जाप शामिल था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पांडुलिपि में पवित्र ज्यामिति की नकल करने के लिए बनाए गए एक झूठे मंदिर के बारे में चेतावनी दी गई थी। यह मंदिर पूजा के लिए नहीं, बल्कि दमन के लिए, पृथ्वी की सतह के नीचे किसी चीज को दबाकर रखने के लिए बनाया गया था। इसमें एक प्राचीन विद्रोह का जिक्र था, जो मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि उन प्राणियों के बीच था जो मिट्टी में सांस लेने वाले प्राणियों के जन्म से पहले विचरण करते थे। लेखक ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यदि मुहर टूट जाए और चक्र पूरा हो जाए तो नीचे गिराए गए लोग फिर से बोलेंगे, आवाजों से नहीं, बल्कि गंभीरता और स्वप्न के साथ। विद्वानों ने अब तक इसे सर्वनाश संबंधी बकवास कहकर खारिज कर दिया था। जब डॉ. खालदुन ने अपने चित्र उत्खनन दल के साथ साझा किए तो उन्हें पांडुलिपि में अंकित प्रतीकों और दबी हुई यूफ्रेट्स नदी की संरचना पर उकेरे गए प्रतीकों के बीच 11 सटीक समानताएं मिलीं। यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम लुप्त प्रतीक, 12वां प्रतीक, वेदी में स्थापित गोले के नीचे पाया गया था। ये सभी मिलकर एक संपूर्ण अनुष्ठानिक कुंजी बनाते हैं, लगभग एक ताले की तरह। अब सिद्धांतों से पता चलता है कि यूफ्रेट्स मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी संरक्षित सुविधा थी जिसे एक भूली हुई सभ्यता द्वारा डिजाइन किया गया था, जो किसी तरह भूभौतिकीय दबाव, अनुनाद, खगोल विज्ञान और कुछ अन्य चीजों को समझती थी। एक ऐसी आवाज जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, और वह दरवाजा जो उसने खोला। यूफ्रेट्स मंदिर के सबसे अंदरूनी कोनों को डिजिटल रूप से स्कैन करने के अंतिम प्रयास के दौरान मंदिर स्थल को बंद करने से पहले एक छोटा ऑडियो उपकरण रात भर कक्ष के अंदर चालू छोड़ दिया गया था, किसी अनुष्ठानिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल परिवेशीय स्थितियों को रिकॉर्ड करने के लिए। अगली सुबह जब टीम लौटी और ऑडियो की समीक्षा की तो उन्हें न तो सन्नाटे की उम्मीद थी और न ही अराजकता की। उन्होंने जो सुना वह बिल्कुल अलग था। रिकॉर्डिंग धीमी, लयबद्ध धड़कनों से शुरू हुई, जो सांस लेने जैसी समान अंतराल पर थीं।
ठीक सुबह 3:17 बजे एक गहरी आवृत्ति वाली गूंज सुनाई दी, जो इतनी धीमी थी कि मनुष्य के कान उसे सुन नहीं सकते थे। जैसे जैसे यह गूंज बढ़ती गई, उपकरण ने स्वर ध्वनियों से मिलती जुलती कई अतिरिक्त ध्वनियों को पकड़ा, जो तिब्बती या मंगोलियाई अनुष्ठानों में पाए जाने वाले प्राचीन गले के गायन के समान थीं। लेकिन इन अतिरिक्त ध्वनियों ने दोहराई जाने वाली संरचनाएं बनाईं, जिनका स्पेक्ट्रल विश्लेषण करने पर वे तरंग रूप वेदी पर पाए जाने वाले प्रतीकों के समान आकार के प्राप्त हुए। जब ऑडियो को विजुअलाइज किया गया तो ऐसा लगा मानो भाषा स्वयं गा रही हो। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा यह नहीं था। गुनगुनाहट शुरू होने के लगभग 30 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग में एक घर्षण जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे पत्थर पर पत्थर रगड़ा जा रहा हो, जो कक्ष के सीलबंद फर्श के भीतर से आ रही थी। इसके तुरंत बाद कमरे का तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जबकि वहां कोई वायु प्रवाह प्रणाली मौजूद नहीं थी। सुबह तक वेदी के आधार पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। टीम ने अंकारा विश्वविद्यालय के ध्वनि इंजीनियरों की मदद से एक नियंत्रण परीक्षण किया। उन्होंने कृत्रिम अनुनाद कक्ष का उपयोग करके निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियों को पुनः उत्पन्न किया और उन्हें वही परिणाम प्राप्त हुआ। वेदी के आसपास की वस्तुएं बिना संपर्क के कंपन करने लगीं और संरचना की आधार प्लेट थोड़ी देर के लिए वामावर्त दिशा में 3 डिग्री घूम गई, जिससे एक पहले से छिपा हुआ कक्ष प्रकट हुआ, जिसमें राख, जले हुए हड्डी के टुकड़े और एक पॉलिश किया हुआ काला टुकड़ा था, जो किसी भी जात पदार्थ से भिन्न था। ध्वनिक भौतिक विज्ञानी डॉ. मेहमत ओझदल ने इसे प्राचीन स्थल पर अब तक देखी गई सबसे प्रतिक्रियाशील अनुनाद संरचना बताया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि मंदिर का निर्माण एक हार्मोनिक वॉल्ट के रूप में किया गया होगा, जो केवल विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियों द्वारा सक्रिय होता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई ताला चाबी से नहीं, बल्कि आवाज से खुलता है। पास की मिट्टी की गोलियों से प्राप्त कुछ प्राचीन सुमेरियन भजनों की अब इसी तरह की घटना को उत्पन्न करने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है, और उनमें से एक ऐसी पंक्ति के साथ समाप्त होती है जिसे कोई समझा नहीं सकता। नदी सुनती है, पत्थर याद रखते हैं, उसे पुकारो और उसकी आवाज गूंजेगी। केवल यूफ्रेट्स ही नहीं, अन्य नदियां भी अपने रहस्य उजागर कर रही हैं। फरात नदी के मंदिर की घटना के कुछ ही हफ्तों बाद, जिसने अकादमिक जगत में सुर्खियां बटोरीं, दुनिया भर की अन्य प्रमुख नदियों के नीचे इसी तरह की लगभग एक जैसी खोजों की खबरें सामने आने लगीं। भारत में सरस्वती नदी, जिसे लंबे समय से एक मिथक माना जाता था, सूखे के कारण कुछ हिस्सों में उजागर हुई, जिससे दबी हुई पत्थर की संरचनाएं और घुमावदार सूर्य प्रतीकों से खुदा हुआ एक गोलाकार चबूतरा दिखाई दिया। चीन की यांगत्जी नदी में गोताखोरों को डूबे हुए पत्थर के सिर मिले, जिनकी लंबी खोपड़ियां एक अनुष्ठानिक शैली में व्यवस्थित थीं और पश्चिम की ओर मेसोपोटामिया की ओर मुख किए हुए थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली समानता जर्मनी से सामने आई, जहां एल्बे नदी के कुछ हिस्से सूख गए और वहां एक पहले से अज्ञात महापाषाण स्थल मिला, जिस पर ऐसे शिलालेख थे जो यूफ्रेट्स टैबलेट पर पाए गए मिश्रित लिपि से मेल खाते थे। उस स्थल पर एक पत्थर का स्तंभ था, जिसमें 12 खाली छेद थे, जो सीलबंद यूफ्रेट्स वेदी की अनुष्ठानिक कुंजी के समान थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि एल्बे की यह संरचना 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जो इस क्षेत्र की किसी भी ज्ञात संस्कृति से भी पुरानी है। शोधकर्ताओं ने इन निष्कर्षों की आपस में तुलना करना शुरू किया और एक विचित्र प्रवृत्ति देखी। प्रतीक, सामग्रियां और दिशाएं न केवल समान थीं, बल्कि लगभग एक जैसी थीं, मानो उन्हें एक ही भूली हुई संस्कृति ने बनाया हो,
जो कभी महाद्वीपों में फैली हुई थी और अब नदियों के नीचे छिपी हुई है। यह विवरण महत्वपूर्ण है। इन सभी रहस्यमय स्थलों को दफनाया हुआ प्रतीत होता है, नष्ट या परित्यक्त नहीं, बल्कि जानबूझकर जलमग्न किया गया है, मानो पानी ही एक सील का काम कर रहा हो। एक विवादास्पद सिद्धांत सामने आने लगा। क्या ये प्राचीन लोग किसी ग्रहीय घटना के आने की जानकारी रखते थे? कोई ऐसी घटना जो खगोलीय संरेखण या कंपन आवृत्ति के माध्यम से सक्रिय होती है, और उन्होंने इसे विलंबित करने, इसे ठंडा करने या इसे डुबोने के लिए नदियों के नीचे इन स्थलों का निर्माण किया था। त्बिलिसी विश्वविद्यालय के एक भूविज्ञानी ने एक अध्ययन लीक किया जिसमें पाया गया कि इन स्थलों में अनुनाद क्षेत्र संक्रांति संरेखण के दौरान बढ़ जाते हैं और नदी के जल स्तर में गिरावट के साथ बढ़ते जाते हैं। पानी जितना नीचे होगा, नाड़ी उतनी ही तेज होगी। अपने सिद्धांत नीचे लिखें, सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करें।